प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 26 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है निबंध लेखन। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 26 निबंध लेखन, एस्से राइटिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। निबंध शब्द में दो शब्दों का मेल हुआ है, नी प्लस बन निबंध। इसका अर्थ अच्छी तरह से बंधा हुआ। निबंध में अपने विचारों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। निबंध आकार में इतना छोटा होना चाहिए कि उसे एक बार में सरलता से पढ़ा जा सके। वास्तव में निबंध गद्य रचना की कसौटी है, जिसमें पर्याप्त अभ्यास के बाद ही कुशलता प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए पुस्तकों, समाचार पत्रों, रेडियो आदि के आलेखों को ध्यानपूर्वक पढ़ते सुनने रहना चाहिए और नवीनतम समस्याओं और विषयों पर ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। ठीक है, तो निबंध क्या होता है? निबंध का अर्थ होता है बंधा हुआ। अपने विचारों को किसी भी विषय में आप अपने ख्यालात, अपने विचार स्पष्ट रूप से क्रमबद्ध तरीके से लिख सकते हैं। ये ज्यादा आकार में बड़ा नहीं होना चाहिए, इतना हो चाहिए कि उसे सरलता से पढ़ा जा सके। ठीक है, और इसके लिए निबंध लिखने के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए बच्चों? आपको पुस्तकों, समाचार पत्र, रेडियो आदि अच्छे से इनका अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि आपको क्या है, आज के समय में होने वाली चीजें, जो आज के समय में जो चीजें हो रही हैं, उस पर क्या सही क्या गलत, आप उन सबको जानते हुए अपने विचारों को निबंध में लिख सके। अपने अनुसार भी आप चीजें लिख सकते हैं, आलोचना भी कर सकते हैं कि क्या चीज, अगर कोई चीज आई है तो उसका क्या नतीजा है, उसका सही गलत, सारी चीजें आप अपने अनुसार क्रमबद्ध तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए, परिभाषा, किसी भी विषय पर अपने विचारों को सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करना निबंध कहलाता है। ठीक है, चलिए, अपने विचारों को सुनियोजित ढंग से, अपने विचार, अपनी सोच को आप खुल के लिख सकते हैं, ताकि रटी रटाई बातें, अपनी सोच को आप निबंध में लिख। निबंध लेखन की मुख्य बातें देखिए। निबंध लिखते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला देखिए, सबसे पहले निबंध लिखने के कुछ बिंदु निश्चित कर लेने चाहिए। फिर प्रत्येक बिंदु को आधार बनाकर एक एक अनुच्छेद लिखना चाहिए, एक एक पैराग्राफ लिखना चाहिए। ठीक है, एक एक पैराग्राफ, जिस बिंदु पर आपको जिन जिन बिंदुओं पर आपको निबंध लिखना है, उन पर एक एक पैराग्राफ लिखेंगे, एक एक अनुच्छेद लिखेंगे। देखिए, अपने विचारों को प्रभावशाली बनाने के लिए किसी कवि या लेखक, महापुरुष की पंक्तियां या उद्धरण दिए जा सकते हैं, किंतु निबंध में प्रस्तुत विचार मौलिक होने चाहिए, है ना। वो विचार क्या होने चाहिए? सही होने चाहिए, उस निबंध से मिलते जुलते होने चाहिए। ऐसा नहीं आपने कुछ भी किया, कहीं से कोई सी भी कविता उठा के लिख दी, से संबंधित होने चाहिए। जिस विषय के बारे में आप निबंध लिख रहे हैं, उससे क्या है, किसी कवि या किसी लेखक के द्वारा बताई गई कोई प्रेरणादायक चीज है, कुछ पंक्तियां आप लिख सकते हैं उसी विषय से संबंधित। तीसरा देखिए, प्रत्येक अनुच्छेद के वाक्य छोटे छोटे और परस्पर संबंधित होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, और ना ही कोई, ऐसा नहीं कि आप उस बात को बार बार दोहराए, नहीं, बातें नहीं दोहरानी पर संबंधित होनी। चौथा, भाषा प्रभावशाली विषय के अनुकूल होनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार मुहावरों, लोकोक्तियों आदि का प्रयोग निबंध को रोचकता प्रदान करता है। कि आप मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि पढ़ने वाले के मन मस्तिष्क में आपके निबंध, जो आपके विचार हैं, वो क्या करे, घर कर जाए। ठीक है, तो विषय के अनुसार आपकी भाषा होनी चाहिए। चलिए, अब निबंध के मुख्य अंग देखिए। पहले होता है प्रस्तावना, फिर विषय वस्तु, फिर उपसंहार अंग होते हैं प्रस्तावना में। इसे निबंध का प्रारंभ भी कह सकते हैं। इसे निबंध के विषय का परिचय दिया जाता है। यह भाग इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि निबंध पढ़ने वाले की जिज्ञासा तुरंत जागृत हो सके। तो प्रस्तावना आपका इतना ज्यादा प्रभावशाली होना चाहिए कि पढ़ने वाले के मन में तुरंत प्रभाव डाले, उसके अंदर जिज्ञासा जागे, ताकि वो पूरा निबंध पढ़ने के लिए क्या हो जाए, उत्सुक हो जाए। दूसरा, विषय वस्तु, यह निबंध का मध्य भाग होता है, जिसमें निबंध के विषय का विस्तार किया जाता है। इस भाग में विचार क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से हो आने चाहिए। विषय को रोचक एवं प्रामाणिक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए उद्धरणों, सूक्तियों, काव्यांशों आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। समस्या प्रधान निबंधों में कुछ समाधान भी सुझाने चाहिए। तो आपको यहाँ पर किसी भी चीज का कारण, लाभ, हानि, सुझाव, मतलब इसमें सारे पैराग्राफ, सारे अनुच्छेद आ जाएंगे उस निबंध से संबंधित। जिस विषय पर आप निबंध लिख रहे हैं, वो सब चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। इसमें निबंध के दो या दो से अधिक पैराग्राफ या अनुच्छेद आप इसमें लिख सकते हैं। कि कोई अगर समस्या है, जैसे कि मानो प्रदूषण का कारण, ठीक, से होने वाली हानियां,
और उससे कैसे हम उससे छुटकारा पाए, तो निवारण, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। तीसरा, उपसंहार। यह निबंध का अंत होता है। उपसंहार रोचक व प्रभावशाली होना चाहिए और उसमें समस्त निबंध का सार होना चाहिए। किसी काव्यांश को उद्धृत करते हुए भी निबंध का समापन किया जा सकता है। उपसंहार इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि निबंध में व्यक्त विचार पाठक के हृदय पर गहरा प्रभाव छोड़ जाए। ठीक है, व्यक्त क्या होता है, मतलब आपका उपसंहार ऐसा होना चाहिए जैसे कि आपका कोई विषय जिस पर आप निबंध लिख रहे हैं, तो इसमें क्या होना चाहिए, लोगों को कोई सीख मिलनी चाहिए या कोई सबक, इस विषय में आप क्या चीजें लोगों से कहना चाहते हैं, अपना क्या मैसेज, अपना क्या संदेश भेजना चाहते हैं लोग, तो इस तरह से आप यहाँ पर संहार के अंदर रोचक ढंग से, प्रभावशाली और रोचक ढंग से संहार से आपको निबंध का अंत कर। चलिए आप कुछ निबंधों के उदाहरण देखते हैं। नंबर 1, मेरी अभिलाषा। ये अभिलाषा में देखिए, देखो बच्चों, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दिए गए हैं। प्रस्तावना देखिए, प्रत्येक मानव अपने जीवन में कुछ ना कुछ बनने का स्वप्न देखा करता है। उनमें से अनेक स्वप्न यानी सपने को केवल स्वप्न ही बनकर रह जाते हैं, है ना। उनमें से कुछ सपने के सपने ही बनकर रहते तथा कुछ पूरे भी होते हैं। जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय, कठिन परिश्रम और अदम्य उत्साह चाहिए। तो अभिलाषा जो सबकी, किसको क्या करना अपने जीवन में, सपने देखते सब है लेकिन सच सबके नहीं होते। जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसी के होंगे। अब मेरी अभिलाषा में देखिए, मैं 8वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मेरी जीवन यात्रा तो अभी बहुत लंबी है, पर फिर भी मैंने एक स्वप्न देखा है, वह है चिकित्सक बनने का, डॉक्टर बनने का। मैंने चिकित्सक बनने का निश्चय क्यों किया, प्रण क्यों किया, इसके पीछे भी कई कारण हैं। जब मैं दीनहीन, भूखे नंगे भिखारियों तथा निर्धन व्यक्तियों को देखता हूँ तो मेरे मन में उनकी सेवा करने की भावना जागृत होती है। मैं यह अनुभव करता हूँ कि ये गरीब लोग धन की कमी के कारण बीमारियों से घिरे रहते हैं और इनमें से कुछ तो असमय ही काल के ग्रास बन जाते हैं। ये जीवन भर कठिन यातनाएं झेलते हैं तथा इन्हें उचित डॉक्टरी सहायता नहीं मिल पाती। इसलिए मैंने निश्चय किया कि मैं बड़ा होकर एक चिकित्सक बनूंगा तथा मेरा कार्यक्षेत्र इन गरीबों, मजदूरों तथा शोषित वर्गों के बीच होगा। इसलिए यहाँ पर क्या अभिलाषा है, उनकी क्या अभिलाषा है, क्या सपना है जो देखा है उसे पूरा करना है, चिकित्सक डॉक्टर बनने की, जो गरीबों के वो क्या सेवा करना चाहते हैं, तो जो ऐसे लोग जो जिनका कोई नहीं, उनकी वो सेवा करना चाहते हैं। अभिलाषा पूर्ति के लिए यत्न। अब उनकी जो अब अभिलाषा, उनको क्या क्या करना है, अपने विचार बताते हुए अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए मैं मन लगाकर पढ़ रहा हूँ। मुझे इस बात का भली भांति ज्ञान है कि चिकित्सक बनने के लिए जी तोड़ परिश्रम करना पड़ता है तथा MBBS के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना अत्यंत कठिन है। ठीक है, तो इस तरह से परिश्रम करना होगा, वरना क्या है, आप उस पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं ले पाएंगे। यदि ईश्वर की, ये हुआ एक अनुच्छेद, देखो अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद देखिए, यदि ईश्वर की कृपा, माता पिता एवं गुरुजनों के आशीर्वाद से मेरा स्वप्न पूरा हो गया तो मैं अपना चिकित्सालय पिछड़ी बस्तियों में खोलूंगा। यानी जो वैसी गरीबों की जो बस्तियां होती है, छोटे मोटे जो झोपड़ियां होती है, वहां पर जहाँ चिकित्सा सुविधाएं नाम मात्र की हैं। हमारी संस्कृति में परोपकार को बहुत महत्व दिया गया है। लोगों की भलाई के कार्य, है ना, परोपकार, लोगों पर उपकार करना, ये हमारी संस्कृति में दिया गया है। मैंने भी परोपकार को ही, अभी देखिए ये एक अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, तीसरा अनुच्छेद देखिए, मैंने भी परोपकार को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। देखो एक दूसरे से क्या है, मिल भी रहे हैं और कोई बात दोहराई भी नहीं गई है, एक लय है, एक मजा है, पढ़ने वाले को मजा आ रहा है। किस तरह से निबंध लिखा जाता है, ये निबंध लिखने का तरीका। ठीक है, मैंने भी परोपकार को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है। मेरी दृष्टि में जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना ही नहीं अपितु समाज सेवा भी है। इस तरह से वो करते हुए अपनी सारी चीजें, अपने विचार आप डालते हैं। अच्छे से पढ़ लेंगे बच्चों। फिर उपसंहार देखिए, चिकित्सक रोगी को नया जीवन प्रदान करता है। परम पिता परमेश्वर से मेरी यही कामना है कि वह मुझे इस लक्ष्य प्राप्ति हेतु शक्ति, साहस, संकल्प, दृढ़ता प्रदान करे, जिससे मैं अपने प्रयास में सफल होकर मानवता की सेवा करने का जीवन कर सकूं। तो इस तरह से उपसंहार प्रभावशाली ढंग से लिखा गया है, जो कि क्या है, मनोकामनाओं को पूरी होने
बात ईश्वर से कामना की जा रही है। तो दूसरा देखिए, विज्ञान वरदान या अभिशाप। प्रस्तावना, विज्ञान एक वरदान, तो विज्ञान वरदान है, अभिशाप। तो आपको आपके ने सोचिए विज्ञान से हमें कितना लाभ है, कितना अगर लाभ अधिक है तो क्या है, वरदान, यदि हानि है तो अभिशाप। तो प्रस्तावना लिखते हुए आप शुरू करेंगे। प्रस्तावना आपका प्रभावी ढंग से होना चाहिए। विज्ञान का युग है कि आज जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान ने अद्भुत क्रांति को दिया, जिससे कठिन को सरल तथा असंभव को संभव बना दिया है। इस तरह से प्रभावी ढंग से लिखकर विज्ञान एक वरदान है, उसके बारे में क्या क्या विज्ञान ने किया है हमारे लिए, कितनी सुविधाएं हमें जीवन से, सुख सुविधाएं विज्ञान से प्राप्त हुई है, ठीक है, और किस प्रकार से हमारे जो है हमारे व्यवसायिक स्तर पर कितनी कितनी बढ़ोतरी हुई है, आप अच्छे से यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। फिर आगे, और फिर विज्ञान ने पृथ्वी के नीचे आकाश और अंतरिक्ष के रहस्य को उजागर किया है। सारी चीजें हमें पता चली, विज्ञान बहुत नई नई की खोज कर रहा है, आविष्कार कर रहा है, सुख सुविधाओं में वृद्धि कर रहा है, ठीक है। फिर उपलब्धियां अब क्या है, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान की उपलब्धियां कुछ कम नहीं हुई। मलेरिया, तपेदिक, हैजा, प्लेग, चेचक आदि, यहाँ तक कि कैंसर का भी आज के समय में आज आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से ऐसी बीमारियां जो जिनसे ठीक नहीं हो सकते थे, तो विज्ञान ने इन सब चीजों से अपने परिश्रम से विज्ञान ने इन सब चीजों का पता लगाकर लोगों की समस्याओं को दूर किया, ठीक है। किसान प्रकृति की दया पर नहीं बल्कि विज्ञान के आविष्कारों पर निर्भर। किसान की उसमें भी उसकी फसलों के लिए नई नई उर्वरक प्रयोग हो रहे हैं, है ना, जिससे कि खेती तेजी से हो जाए, है ना, और बढ़ती जनसंख्या की समस्या कम हो जाए। तो विज्ञान से बहुत सारी चीजें हो रही, ठीक है। विज्ञान ने समय को अपने वश में कर दिखाया। कुछ ही समय में हम कहीं से कहीं पहुंच सकते, दूर देश के समाचार प्राप्त कर सकते हैं, समुद्र के पास बैठे अपने से बात कर सकते हैं। तो विज्ञान तो कर रहा है, नई नई खोजों के द्वारा ये सब चीजें निकल के आ रही है, फिर सुविधाएं मिल रही हैं। दूरदर्शक पर घटनाओं को साक्षात देख सकते हैं। आज विज्ञान ने पहाड़ों को काट कर सड़कें बनाई हैं, नदियों के प्रवाह रोककर बांध बनाए हैं, सागर तथा धरती का वक्षतल चीर कर में से अनेक रत्न, ठीक है। तो ये क्या है, कितने सारे वरदान के रूप में हमें प्राप्त हुए, जो आज का जीवन हमारा इतना आसान हो गया है, हम अपना जीवन इतने कम समय में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब विज्ञान अभिशाप के रूप में किस तरह से है, ये सच के जहाँ फूल होता है वहां कांटे भी होते हैं। विज्ञान यदि वरदान है तो वह अभिशाप, ठीक है। जैसे विज्ञान से क्या हुआ, अस्त्र शस्त्र से समूची मानवता का भविष्य अंधकारमय हो गया है ना। अस्त्र शस्त्र से क्या हो रहा है, नए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र विज्ञान के द्वारा नए नए अस्त्र शस्त्र बनाए, जिससे पूरे पूरे देश समाप्त हो जाते हैं। पूरे 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 पूरा स्थान के, जहाँ पूरे देश के या फिर पूरे शहर के लोग, ऐसे अस्त्र शस्त्र जो एक ही झटके में कई लाख करोड़ लोगों की जान ले, ठीक है। तो इस तरह के ऐसे अस्त्र शस्त्र ऐसे आए हैं, ठीक, विज्ञान की देन है ये भी। तो ये क्या है, यहाँ पर ये अभिशाप के रूप में है। कई लाख कई हजार लोग एक साथ क्या हो जाते हैं, सब लोगों की मृत्यु हो जाती है। ऐसे अस्त्र शस्त्र, परमाणु, उन्हें क्या कहते हैं, परमाणु बम, है ना। परमाणु बम उन्हें कहते हैं, तथा अनेक घातक शस्त्रों के कारण विश्व शांति खतरे में पड़ गई है। नागासाकी तथा हिरोशिमा पर परमाणु बम से हुए विनाश के साक्षी है युद्ध के इन भीषण। आज भी मतलब वहां पर नागासाकी और हिरोशिमा पे जब परमाणु बम फेंका गया तो उसका जो असर है आज भी दिखता है। युद्ध के इन भीषणतम उपकरणों की विध्वंस लीला की कल्पना करके हृदय कांप। ये जो देखो, वरदान तो है, लेकिन ये जो आपका परमाणु बम है, ये भी विज्ञान की ही देन है, अभिशाप के रूप में है, ठीक है। तो इससे क्या है, पूरी मानवता का जीवन क्या है, खतरे में है, ठीक। चलिए, उपसंहार, इसका अर्थ ये नहीं कि विज्ञान को त्याग दिया जाए। आज के वैज्ञानिकों का कर्तव्य है कि वे विज्ञान का उपयोग मानव कल्याण के लिए करें। यदि विज्ञान का उपयोग मानव कल्याण के लिए किया गया तो यह पृथ्वी स्वर्ग बन सकती है। यहाँ पर जोर दिया जा रहा है कि देखो, अच्छाइयाँ ज्यादा है, बुराइयां कम है, उन बुराइयों को दूर किया जा सकता है। तो वैज्ञानिकों को क्या ध्यान देना चाहिए, अपने लोगों के कल्याणकारी कार्य के ऊपर काम करना चाहिए, ऐसे ही आविष्कार करने चाहिए, ऐसे नहीं कि मानवता का जीवन खतरे में पड़ जाए।
तीसरा, राजनीति में युवाओं की भूमिका प्रस्तावना। राजनीति में जो युवा होते हैं उनकी क्या भूमिका है उस पर आपको लिखना है। भारत युवाओं का देश कहलाता है। युवा वर्ग से आशय है 14 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की आयु सीमा में आने वाले नागरिक, 14 से 40 वर्ष तो वो युवा कहलाते हैं। इस आयु सीमा में आने वाले नागरिक शारीरिक और मानसिक रूप से काफी चुस्त दुरुस्त होते हैं। भारत में इस आयु सीमा के लोगों की संख्या बहुत अधिक है। ये युवा देश की प्रगति के लिए प्रत्येक क्षेत्र में दिन रात परिश्रम से सफलता पूर्वक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों की तो राजनीति में जगह होती है, उनकी क्या भूमिका है, इसी वजह से तो अच्छे अच्छे लोग राजनीति में आए तो उसमें जनता यानी कि नागरिकों का विकास अच्छा होगा। ठीक है, ये हर दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, किंतु एक क्षेत्र ऐसा भी है जिसमें आने के नाम पर युवा नाक भौं सिकोड़ते हैं। ये क्षेत्र है राजनीति। वास्तव में राजनीतिज्ञ बनना ना तो कोई कैरियर माना जाता है और ना ही आजीविका का स्थायी साधन। देश की दशा और दिशा तय करने वाली राजनीति, भ्रष्टाचारी, गुंडागर्दी और काले धन का आगमन इतना अधिक हो गया है कि एक शिक्षित और संस्कारी युवा इससे किनारा करना ही उचित होता है। देखो, हम सब युवा हैं, हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, देश के लिए कुछ करने के लिए, लेकिन जब राजनीति की बात आती है लोग इनसे बचने लगते हैं। राजनीति क्यों? राजनीति में क्या है? राजनीति बदनाम है एक तरह से। क्यों? वहां पे बुराई है इसलिए, भ्रष्टाचारी होते हैं, गुंडागर्दी और काला धन वहां पे इतना इकट्ठा होता है। जो युवा है ना वो राजनीति में आना कम पसंद करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से, लेकिन यह है कि जो सही है, युवा जिसका मन है वो ईमानदारी से यदि काम करे तो राजनीति भी हमारी सुधर सकती है। बदनाम राजनीति का भी क्या होता है, अच्छा भला हो सकता है, क्योंकि राजनीति में अच्छे लोगों का होना बहुत जरूरी है। अच्छे युवा वही जो नागरिकों के लिए अच्छे कार्य करे। ठीक है, राजनीति में युवाओं का स्थान देखिए। आज का युवा शिक्षित है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने के कारण अच्छी तनख्वाह पर नौकरियों के अवसर बढ़े हैं, जिसका लाभ भारतीय युवकों ने अच्छी प्रकार उठाया है। ठीक है, किंतु राजनीति की ओर से वह उदासीन ही रहता है। वास्तव में इसके लिए युवा दोषी नहीं। आज राजनीति का स्तर बहुत अधिक गिर गया है। सत्ता लोलुप और स्वार्थी लोग, सत्ता लोलुप यानी सत्ता के प्रति जो लालच है, स्वार्थी लोग हैं, इसमें अपने जड़े जमाए बैठे हैं। भारत की राजनीति में आज भी वृद्ध लोगों का ही बोलबाला है। कभी लोग देशभक्ति की राजनीति में आते थे, किंतु आज राजनीति में परिवारवाद, जातिवाद और संप्रदायवाद का ही स्थान दिखाई देता है। तो इस तरह से देखो, राजनीति में युवा आना पसंद नहीं कर सकते नए, क्योंकि वहां पर जो पुराने लोग जड़े जमाए हुए हैं, जिन पहले समय से ही वहां पर क्या है का बोलबाला है, तो उन्हीं की चलती है, इनकी नहीं चलती। युवा इस कारण यहाँ पर नहीं आते। ठीक है, वो लोग क्या करते, अपने लोगों का भला करते, जो लायक भी नहीं है जानकारी में, वो आके उनको बिठा देते हैं। कि परिवारवाद, जाति, अपनी जाति के लोग, अपने परिवार के लोग, संप्रदायवाद, धर्म को लेकर वो अपनी चीजों को लेकर आते हैं, जिसके कारण क्या है, लायक और होनहार युवाओं की कमी हो जाती है। और राजनीति क्या है, बदनाम है वैसे भी, भ्रष्टाचार के कारण, काला धन के कारण वो अपना अपना भला करते हैं, नागरिकों का क्या शोषण किया जाता है। तो इस प्रकार युवाओं का, अच्छे अच्छे होनहार युवाओं की यहाँ पर कमी हो जाती है, क्योंकि युवा यहाँ जाना नहीं। ठीक है, बदलता परिदृश्य, इस तरह से आगे देखिए एक और अनुच्छेद। आशा की बात यह है कि विगत समय में युवाओं की रुचि राजनीति में बढ़ी है। देश के 18 साल के युवा को मतदान का अधिकार मिल जाने से वह सीधे तौर पर, ना सही लेकिन परोक्ष रूप से ही, राजनीति से भ्रष्ट नेताओं को दूर करना चाहता है। इस तरह से देखो, हम इस तरह से राजनीति के अंतर्गत हमारी नहीं चलेगी, परंतु एक नागरिक के रूप में हमें एक अधिकार दिया गया है कि हम सही नेता चुने। तो उसके अनुसार हम जो बुरे लोग हैं, जो भ्रष्ट हैं, उनको अपनी राजनीति से बाहर कर सकते हैं। हम नागरिकों में, हम युवाओं में इतनी क्षमता है के बतौर हम वहां पर कुछ हमारी चल नहीं सकती, लेकिन हम उनको वहां से हटा सकते हैं यदि हम एक साथ मिलकर सही चुनाव कर सके। ठीक है, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और ट्विटर पर आज वह देश की राजनीति के बारे में अपनी राय रख रहा है। कौन? आज का युवा। एक जन आंदोलन का युवा वर्ग सीधे रूप से राजनीति में प्रवेश कर दिल्ली राज्य की सत्ता तक पहुंच चुका है। ठीक है, जन आंदोलन निकालते, सभी युवा मिलकर आंदोलन निकालते तो बड़े बड़े नेताओं की सीट हिल जाती है। ठीक है, एक युवा के अंदर, देश के, भारत के युवा के अंदर इतनी ताकत है कि अगर उनकी नहीं सुनी जाए तो वो आवाज उठा सकते हैं,
किसी भी सरकारी या फिर राजनीति में बैठे किसी भी अफसर के प्रति, ठीक है, वो क्या उठा सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, अच्छे अच्छों की सीट ला सकते हैं। युवा में इतनी ताकत है, ठीक है। इस दल के सारे सदस्य युवा हैं जिन्होंने अपने जैसे ही अन्य युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया है। इस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि राजनीति में धर्म, जाति, मंदिर मस्जिद के झगड़े ना हो, परिवारवाद ना हो, राजनीति में आने का एक ही उद्देश्य हो, देश की सेवा और विकास। तो इस तरह से युवाओं की सोच क्या होनी चाहिए, जो नए नए युवा हैं, जो अपने देश के हालात स्थिति को सुधारना चाहते हैं, उनमें क्या है, मंदिर मस्जिद के बीच में लड़ाई ना हो। इसलिए ना आए कि मंदिर मस्जिद के बीच में लड़ाई हो या अपने परिवारवाद को लेकर राजनीति में आए, नहीं। देश की सेवा, देश में जितने भी लोग हैं, चाहे कोई भी हो, सबकी सेवा करने के लिए ही राजनीति में आज के युवाओं को बढ़ना चाहिए। यदि वो आ जाए तो फिर सबके भलाई के व कल्याण के कार्य करें। तो इस तरह से युवाओं का, जो आज के युवा हैं, जो राजनीति में उनका क्या स्थान है, उनको क्या करना चाहिए, अगर ऐसा है तो किस प्रकार वो बुराइयों को और अच्छाइयों को, क्या बुराइयों अंतर कर सके, उनको समझ सके और उन्हें दूर कर सके, है ना। अच्छा युवा अगर राजनीति में आ रहा है तो वो लोगों की सेवा के उद्देश्य में आए, जिस देश के नागरिक हैं उन सब के भलाई के कार्य करे, ना कि मंदिर मस्जिद के बीच में लड़ाइयाँ करे, है ना। इससे देश का विकास नहीं होगा। अब उपसंहार, आज का युवा शिक्षित और समझदार है, उस पर देश के विकास का दायित्व है। उसे केवल अपने भविष्य की चिंता छोड़कर देश के भविष्य की भी चिंता करनी होगी, ठीक है। इस प्रकार उपसंहार हुआ आपका। यदि राजनीति में युवा आएंगे तो निश्चित रूप से यह ताजी हवा के झोंकों के समान होंगे। नया युवा नई सोच, आज के समय जो चीजें हो रही है उसके अनुसार अपनी सोच बदल कर जब वो आते हैं तो क्या होता है कि जो रूढ़िवादी चीजें हैं उनसे ऊपर उसकी सोच हो जाती है। अच्छी सोच लेकर आएंगे तो कुछ नया होगा, देश का विकास होगा, और चीजें परिवर्तन ही क्या है, परिवर्तन ही विकास है, विकास होगा। तो युवा, आज की युवा जो अच्छी सोच रखते हैं उनको राजनीति में आना चाहिए और देश का कल्याण के प्रति कार्य करनी चाहिए, चीजों को सुधारना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार ये क्या हुआ, आपका उपसंहार हुआ। प्रभावी ढंग से क्या सीख मिली, क्या करना चाहिए, अपने विचार जैसे आज की स्थिति है उसके अनुसार आप लिखें। अब आज ये आतंकवाद, ये बड़ी समस्या है बच्चों, बहुत बड़ी समस्या है। प्रस्तावना देखिए, आतंकवाद पर आपको अपने विचार लिखने हैं। प्रस्तावना, आतंकवाद की समस्या केवल भारत की ही नहीं, सारे संसार की समस्या है, ठीक है। अबू निदाल, ओसामा बिन लादेन जैसे अंतरराष्ट्रीय शस्त्र आतंकवादियों ने संसार के लगभग सभी देशों को आतंकवाद का लक्ष्य बनाया है। आतंकवाद एक भयंकर चुनौती है, चुनौती के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उभरा है। यह विश्व क्षितिज पर प्रलयकारी बादलों की भांति छाया हुआ है। कोई नहीं जानता कब किसके ऊपर काज गिरे और विनाश लीला प्रकट हो जाए। हाल ही में अमेरिका और भारत में कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। हाल ही में कश्मीर में हुआ है धर्म के ऊपर आतंकवाद, ठीक है। तो इस तरह से आतंकवाद ही क्या है, बहुत बड़ी समस्या है, इसका निदान होना चाहिए। यदि 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 क्योंकि आतंकवादी क्या है, मानव के लिए क्या है, बहुत ज्यादा खतरा बन चुका है आज के समय में। अच्छे अच्छे हमारे देश के नौजवान उनसे लड़ रहे हैं, उनकी भी जान खतरे में है। बहुत बड़ी समस्या है। तो आप आतंकवाद पे भी इस प्रकार अपने विचार लिख सकते हैं स्पष्ट रूप से, ठीक है। आतंक का अर्थ देखिए, आतंकवादी ऐसे किसी भी संगठन के सदस्य हो सकते हैं जो अपने किसी राजनीतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक उद्देश्यों की प्राप्ति विनाशकारी उपायों से करते हैं, है ना। वे निरीह लोगों की हत्या करके, सार्वजनिक स्थलों पर बम स्फोट करके, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाकर समाज में आतंक फैलाते हैं, अपना डर फैलाते हैं, है ना। वो चाहते हैं कि उनसे डरे, जैसा वो कहे वो करे, यही आतंकवाद है। इस तरह के वो जुल्म करते हैं, जो कमजोर लोग उनकी हत्या करके मार के। आतंकवादी लोग जो होते हैं वो किसी के सगे नहीं होते, अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ते, ठीक है। इस कारण क्या, आतंकवादी सबसे बड़ी समस्या है और इनमें मानवता नहीं होती, इंसानियत नहीं होती, को भी मार सकते। इसका कारण मनुष्य हर क्षण संत्रस्त तथा भयाक्रांत बना रहता है। सबसे ज्यादा हमारे देश में आतंक फैला है कश्मीर,
ठीक है। असंतोष की अभिव्यक्ति अनेक माध्यम से होती है। आतंकवाद आज राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक अमोघ अस्त्र बन गया है। अपनी बात मनवाने के लिए आतंक उत्पन्न करने की पद्धति एक सामान्य नियम बन गया है। उपेक्षित वर्ग भी अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए आतंकवाद का मार्ग अपनाता है। ठीक है। तो क्या है, आतंकवादी लोग जो होते हैं अपनी चलाते हैं, उनके अनुसार हो सब कुछ हो, नहीं करें तो मार देते हैं। क्या है, हम इस तरह की व्यवस्था है कि इनसे ये आतंकवादी से हमारा देश सुरक्षित हो। सरकार को इस बात पे और भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए, सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इस पर बल देना चाहिए कि किस तरह से हम उनको समाप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों, इस तरह से आतंकवाद का अर्थ हुआ। भारत एवं आतंकवाद, आतंकवाद का प्रभाव, उपसंहार। भारत एवं आतंकवाद, भारत को जिस प्रकार आतंकवाद से जूझना पड़ रहा है वह भयावह है और चिंतनीय है, इसलिए क्योंकि उसके मूल अलगाववादी और विघटनकारी तत्व काम कर रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्त के तत्काल बाद से ही देश के विभिन्न भागों में विदेशी शह पाकर आतंकवादी सक्रिय हो उठे। दुष्परिणाम यह है कि आज कश्मीर का एक बहुत बड़ा भाग पाकिस्तानी कबाइलियों और उनके देश से आए पाक सैनिकों के हाथ पहुंच गया है। उनके उनके देश से आए पाक सैनिकों के हाथ पहुंच गया है। आज तो कश्मीर में आतंकवाद का प्रभाव इस सीमा तक बढ़ चुका है कि वहां के मूल निवासी बनकर इधर उधर भटक रहे हैं। जो वहां के लोग हैं वो भी वहां पर रहते में डर रहे हैं, और जो बाहर के लोग हैं वहां पर घूमने फिरने जाते हैं उनकी जान में भी खतरा बन गया है, हो गया है। कितने लोगों को मारा जा रहा है ना, धर्म के ऊपर मारा जा रहा है। तो यही तो आतंकवाद, आतंकवाद क्या है, लोगों के मन में डर बिठाना कि हमसे डरो, हमारी सुनो, हमारी हमारी चलेगी। तो इस तरह से ये बुराई जो हमारे देश को अंदर ही अंदर डरा रही है, इस पर सरकार को पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। लोगों को उनसे सुरक्षित करे, आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त करे। जिस भी तरह से जो भी व्यवस्था की जाए। ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है जिससे कि हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा। ये भी हमारे आर्मी मैन है वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, अपनी जानें गंवा रहे हैं अपने परिवार से। इतने परिवार के जो आर्मी लोग वहां पर बॉर्डर पर हमारा ध्यान रखते हैं और हम आज चैन से जो बैठे उनके कारण ही है, और वो अपनी जानें गंवा रहे हैं उन आतंकवादियों से। ये है कि पूरे सिर्फ भारत को नहीं, पूरे संसार में सभी देशों को इन आतंकवादियों के खिलाफ लड़ना चाहिए। इस प्रकार अपने अपने विचारों को आप इस तरह से डाल सकते हैं, इस तरह से उनका निवारण किया जाए। ठीक है। आतंकवाद का प्रभाव, जहां जहां आतंकवादियों का बोलबाला है वहां वहां की आम जनता का प्राय जीवन जो है ठप है ना। वो लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। डर डर जिसके मन में होगा जीवन में क्या कर लेगा, आतंकवादियों ने डर बिठा रखा। वहां अगर हलचल और सक्रियता दिखाई देती है तो बस आतंकवादियों के उग्र घातक कार्यों में या फिर उन्हें दबाने और निष्क्रिय करने के कार्यों में लगे सुरक्षा बलों और सेना गतिविधि। आतंकवाद पशुता है, दानवता है। हर आतंकवादी संगठन मानवता का शत्रु है, मानवता का शत्रु है, वो किसी का सगा नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से आतंकवाद क्या होता है, आतंकवादी क्या होते हैं, किस तरह से वो क्या करते हैं, ये अच्छे से आपको करना है। और किस तरह से ये आतंकवाद खत्म किया जाए, उसका निवारण भी आप अपने विचार इसमें लिखेंगे यदि आपको ये विषय मिल जाए। ठीक है। उपसंहार, मानवीय मूल्यों से रहित आतंकवाद विचारधारा को समाप्त करने के लिए जहां एक और तो आज संसार के सारे देशों को कटिबद्ध होकर शक्ति प्रयोग द्वारा इसका अंत करना होगा, वहीं दूसरी ओर इस असंतोष के कारणों तथा आम लोगों के नैतिक मूल्यों का विकास तथा राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग तथा जय जगत की संकल्पना को विकसित करना होगा। सौहार्द और मैत्री अवधारणा को जन सामान्य तक पहुंचाना होगा, और इन सब से ऊपर हमें जनता में इतना आत्मबल विकसित करना होगा कि वे साहस के साथ आतंकवाद से टक्कर ले सके। डरने की जरूरत नहीं है, आतंकवाद क्या है, एक डर है, एक भय है। ठीक है। तो इस तरह से लोगों में क्या है, हमारे हम जैसे कि युवा है, इनके खिलाफ अपने अंदर वो डर निकाले, और के खिलाफ वो आत्मबल हमारे अंदर विकसित हो कि कभी ऐसी चीज आए तो हम अपनी सूझबूझ से उनका सामना कर सके कि आतंकवाद कहीं से भी हो सकता है। ठीक है। और सरकार को इस बात पे भी ध्यान देना है कि किस तरह से हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे समाप्त कर सकते हैं। सिर्फ राष्ट्र को नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस पे काम किया जाना चाहिए। इस तरह से अपने विचार
जरूरी नहीं आपने रटी रटाई बातें लिखो, अपनी डालेंगे। मैं आपको बता रही हूँ। कंप्यूटर प्रस्तावना, कंप्यूटर क्या है, वो है क्या क्या उसका उपयोग है, कंप्यूटर का महत्व आप अच्छे से करेंगे। ठीक है, आप अच्छे से खुद से पढ़कर स्वयं करेंगे। कंप्यूटर की विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगिता, कहाँ कहाँ उसकी उपयोगिता है ना। रेलवे स्टेशन पर, हवाई अड्डे पर, कारखानों, व्यापारिक संस्थानों, हर जगह इसका उपयोग है। ठीक है, प्रस्तावना भी आपने अच्छे से की, क्या है कंप्यूटर, क्यों तरह से हमारा जीवन आसान है ना। महत्व में आप ये लिखेंगे, कहाँ कहाँ उसकी उपयोगिता है वो लिखेंगे। ठीक है, तो चिकित्सा क्षेत्र में भी उसका उपयोग अच्छा है। रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं कंप्यूटर के कारण। ठीक है, रोगों के निदान, औषधियों का विधान, सब कुछ हम कंप्यूटर से, हर प्रकार की जानकारी हम यहाँ से लेते हैं। ठीक है, आप कंप्यूटर के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, आप अच्छे से लिखे। उपसंहार में आप लिखेंगे, यह कहना सकते होगा कि कंप्यूटर आज के युग के अनिवार्यता है। फिर भी कंप्यूटर केवल एक यंत्र है जिसके निर्माण के पीछे मानव का मस्तिष्क कार्य करता है। बतौर क्या है कंप्यूटर इतना ज्यादा कंप्यूटर से हमारे काम आसान हो गए, लेकिन कंप्यूटर को बनाने वाला कौन है? मनुष्य। मनोरंजन के आधुनिक साधन, प्रस्तावना, आजकल मनोरंजन के क्या क्या साधन है, ठीक है, वो आप अच्छे से करेंगे। ठीक, थकावट के कारण शरीर टूटने लगता है, आलस्य के कारण काम करने को ही नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में यदि किसी प्रकार हम मनोरंजन करें तो हम स्फूर्ति अनुभव करने लगते हैं। तो क्या है मनोरंजन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, वो आप अच्छे से बताएं। किस प्रकार हम मनोरंजन कर सकते हैं, क्या हमारे काम में मन लगे अच्छे से। हमारे जीवन में मनोविनोद या मनोरंजन की बड़ी आवश्यकता है। शरीर तथा मन की थकान को दूर कर नई स्फूर्ति प्राप्त करने के लिए मनोरंजन आवश्यक है। प्राचीन काल में मनोरंजन के साधन क्या क्या थे? के प्राचीन काल में आखेट, युद्ध, मल युद्ध, रथों की दौड़, विभिन्न प्रकार के खेल आदि मनोरंजन के साधन है। गीत गाना, सुनना, नृत्य, वादन, चित्रकला आदि भी महत्वपूर्ण था। साहित्य, संगीत, कला से रहित व्यक्ति को साक्षात पशु भी कहा गया है। साहित्य, संगीत और कला से रहित व्यक्ति को साक्षात पशु भी कहा गया है। अभिनय भी मनोरंजन का प्राचीन शौक रहा है। चौपड़, धूत यानी जुआ जिसे कहते हैं, आदि भी मनोरंजन के साधन। ये प्राचीन काल में जो लोग अपना मनोरंजन करते थे, इस प्रकार करते थे अलग अलग साधन द्वारा। कुश्ती भी मनोरंजन का प्रचलित साधन है जो पहले समय से चला आ रहा है। पहलवानों का द्वंद्व युद्ध देखकर लोगों का सामूहिक मनोरंजन होता था। पशु पक्षी पालन, पशु पक्षी पालना, उन्हें सिखाना और कभी कभी उन्हें लड़ाना भी विनोद के साधन थे। तो पहले प्राचीन काल में इन सब के द्वारा लोग अपना मनोरंजन करते थे। आधुनिक समय में मनोरंजन के साधन देखिए बच्चों, जैसे कि रेडियो, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, रिकॉर्ड प्लेयर आदि के द्वारा हम इच्छित संगीत का आनंद ले सकते हैं, स्वयं भी थिरक सकते हैं। रेडियो और दूरदर्शन तो आज के जीवन में अपरिहार्य साधन बनते जा रहे हैं। इनके द्वारा देश की अधिकांश जनता लाभान्वित होती जा रही है। ठीक है, चलचित्र मनोरंजन का सबसे अधिक प्रिय साधन है। शहरों में प्राय सभी वर्गों के लोग कम से कम मास में एक बार सिनेमा देखने का कार्य बना ही लेते हैं। चलचित्र यानी पिक्चर देखने जाते हैं, वहां पर चलचित्र कहते हैं। सिनेमा जाते हैं, है ना। गांव के लोग भी पास के कस्बे शहर में जाकर सिनेमा देखकर मनोरंजन करने का प्रयास। तो सिनेमा आज का आधुनिक मनोरंजन का साधन है। ठीक है, मनोरंजन का स्थान वीडियो और केबल टीवी ने ले लिया। इसके माध्यम से मनोरंजन के अनेक साधन उपलब्ध हो गए हैं। चलचित्र, समाचार, खेल आदि महत्वपूर्ण है। भारत की अधिकांश जनता इसी माध्यम से अपना मनोरंजन करती है ना। कंप्यूटर भी मनोरंजन के क्षेत्र में अग्रणी है। फोटोग्राफी भी खर्चीली किंतु लोकप्रिय साधन है। इस तरह से सभी लोग आज के समय में मनोरंजन कर रहे हैं। खेल कूद तो विनोद का प्राचीनतम साधन। खेल कूद क्या है? आपका मनोरंजन का बहुत पहले से ही चलता आया हुआ साधन है मनोरंजन का। ठीक है, इसकी उपयोगिता सदा बनी रही क्योंकि खेल कूद से हमारा मनोरंजन तो होता ही है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। खेलों में आमतौर पर दो भाग खेलों को आमतौर पर दो भागों में बांटा गया है, बाहरी और भीतरी, आउटडोर और इंडोर है। जैसे देखिए आउटडोर के लिए कौन से होते हैं? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस आदि खेल होते हैं। कबड्डी, कुश्ती तो छोटे से खेल के मैदान में ही बिना अधिक तैयारी के खेले जा सकते हैं। बाकी तो क्या है, बड़े से मैदान की आवश्यकता होती है।
फिर आगे देखिए नौकायन, तीरंदाजी, निशानेबाजी आदि के द्वारा भी मनोरंजन किया जाता है। घर के भीतर खेले जाने वाले खेल को ताश, अब देखिए इंडोर वाले जो होते हैं घर के भीतर, ताश, शतरंज, चौपड़, बहुत पुराने खेल हैं जो आज भी खेले जाते हैं। कैरम, लूडो आदि बच्चों को, वयस्कों को समान रूप से प्रिय है। तो जो कैरम और लूडो वो सभी खेलते हैं आज के समय में। टेबल टेनिस के लिए भी अधिक स्थान की आवश्यकता, टेबल टेनिस भी आप घर में खेल सकते हैं। ठीक है। प्रदर्शनियां, मेले, सर्कस आदि भी मनोरंजन के प्रसिद्ध साधन है। कुछ कलाकारों, नर्तकों, कठपुतलियों वालों की मंडलियां भी घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन करती है। इस तरह से कलाकार क्या है, मनोरंजन करते हैं। और कठपुतलियां मनोरंजन, कठपुतलियों का जो खेल होता है ये सब क्या है, मनोरंजन के साधन है। ठीक, कुछ लोग देशाटन और यात्राओं से भी मनोरंजन करते, कोई कोई बाहर जाता है घूमने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान। पर्वतरोहण ऐसा ही चुनौती भरा साधन है, साहसी लोग भाग लेते हैं, पर्वतों पे चढ़ाई करते हैं, ये भी एक मनोरंजन का साधन है। जिनको होता है, जो साहसी और हिम्मत वाले लोग होते हैं वो अपने मनोरंजन के लिए पर्वत भी चढ़ जाते हैं। तो ये सब क्या है, अलग अलग पुराने समय में चले आ रहे हैं और आधुनिक समय में जो मनोरंजन है वो हमने मनोरंजन के विषय में बहुत अच्छे से लिखा, आप भी लिखेंगे अच्छे से। संहार देखिए, इस प्रकार मनोरंजन के अनेक साधन हो सकते हैं। मानव जीवन को सुखी और स्वस्थ बनाने में मनोरंजन सभी साधनों का योगदान है। प्रत्येक व्यक्ति रुचि के अनुसार उसके मनोविनोद के विभिन्न साधन उपलब्ध है। ठीक है, तो इस तरह सब अपने मन के अनुसार मनोरंजन का साधन चुन सकते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं और अपने जीवन में मनोरंजन का होना बहुत जरूरी है। पुनरावृत्ति कीजिए, पाठ समाप्त हुआ। निबंध का अर्थ क्या है, अच्छी तरह से बंधा हुआ। निबंध में अपने विचारों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। निबंध की भाषा प्रभावशाली और विषय के अनुकूल। ये पाठ हमारा समाप्त हुआ। अभ्यास करें। अभ्यास की बारी, विषय दिए गए हैं बच्चों, इन पर आपको निबंध लिखने अपने विचारों के अनुसार। रटी रटाई बातें नहीं, जो चीज आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, पहले आप जानकारी जुटाएं, फिर अपने विचार उसमें लिखें। बसंत ऋतु, मेरा प्रिय नेता, मेरा प्रिय त्योहार, पर्यावरण प्रदूषण, व्यायाम का महत्व, मेरा जीवन लक्ष्य, दूरदर्शन के लाभ तथा हानियां, अनुशासन और विद्यार्थी, किसी पहाड़ी स्थल का यात्रा वर्णन, और 10वां है स्वदेश प्रेम, अपने देश के प्रति जो प्रेम है उसको आप स्पष्ट रूप से कि बाकी विषयों में अच्छे से अभ्यास के रूप में। तो ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ पाठ आपको समझ आया होगा और ये पाठ भी समाप्त, ये पुस्तक भी आपकी यहीं पर समाप्त होती है। अब हम चलते हैं बच्चों